यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता यहाँ पे। और जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट जुलाई एग्ज़ाम 2025। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सेशन है। और फर्स्ट यहाँ पे क्लास है आपकी ईवीएस की। देखो, ईवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 1, यह जो है आपका यहाँ पे पेपर 1 के लिए ही इंपॉर्टेंट सेशन है ईवीएस वाली। देन हमने यहाँ पे सेकंड पेपर के लिए एनसीईआरटी थ्योरी क्लासेस भी चलाई हुई है, आप उन्हें भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत ही बेहतरीन सेशन है। सो पार्ट यहाँ पे फर्स्ट है बाय शिवानी सिंह, मेरे द्वारा ही सेशन आपको यहाँ पे कंटिन्यू आज से कराए जाएंगे। सो अगर आपको भी इंजॉय लेना है यहाँ पे हर एक सेशन का, तो आप मेरे साथ में बने रहिएगा और मेरी क्लास को कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा। ओके, सो चलो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। और क्वेश्चंस हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाले हैं। ओके, सीबीएसई स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो इंग्लिश में इंजॉय ले सकते हैं, एंड यहाँ पे जितने भी हमारे ठीक है अलग अलग बोर्ड से हैं हिंदी से, सो वह यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चंस का एंजॉय ले सकते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। और स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? अभी आप जानते हैं वर्तमान में अगर हम बात करें कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। एक आपका है यहाँ पर दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली, और इसमें ही है आपका दमन एवं दीव। अभी इसमें जोड़ दिया दमन एवं दीव। फिर एक आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक है आपका दिल्ली, यहाँ पर एक है आपका जम्मू कश्मीर, है ना, एक आपका है लद्दाख, 6, एक आपका है पुडुचेरी, एक लक्षद्वीप, एक और याद करो कौन सा है, दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिल्ली है, जम्मू और कश्मीर है। हाँ, एक आपका है यहाँ पर चंडीगढ़। एक ये क्या है यहाँ पर आपके प्रेजेंट टाइम में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है हमारे भारत में, ये आप जो है याद रख सकते हैं। इस तरह से ये 8 है। अब देखो इनमें कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लद्दाख भी है, जम्मू कश्मीर भी है, चंडीगढ़ भी है, लेकिन मणिपुर नहीं है, क्योंकि भैया मणिपुर क्या है? एक राज्य है, और मणिपुर जो राज्य है एक पूर्वी राज्य है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको बना के दिखा दें, जैसा आप देख सकते हैं इधर यहाँ पर, ओके, यहाँ पे इधर आपका क्या है? यहाँ पे असम, यहाँ पे है इधर आपका मणिपुर। तो यह क्या है? पूर्वी हिस्सा है, पूर्व हिस्सा। ओके, तो मणिपुर क्या है? एक स्टेट, एक राज्य है आपका। क्लियर है ना? समझ आ गया क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादन है? कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादन है? बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा है, गुजरात और तमिलनाडु है, बिहार और बॉम्बे हाई है। पश्चिम बंगाल जो है आपका कच्चे तेल का उत्पादक नहीं है, और नहीं यहाँ पे असम ओडिशा है, नहीं यहाँ पे बिहार है। हाँ, यहाँ पे गुजरात और तमिलनाडु, गुजरात और जो तमिलनाडु है कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक के नगरीय राज्य है। इनके साथ साथ में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश भी हो जाएगा। ओके, गुजरात, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, और यहाँ पे झारखंड, छत्तीसगढ़, एंड यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम, यहाँ पर आपका जो है मणिपुर वगैरह। ठीक है, ये पूर्वी स्टेट कुछ ये भी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर है? चलो आगे देखो फिर नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? मोहनदास करमचंद गांधी के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के, डॉक्टर BR अम्बेडकर के, या फिर सर्वपल्ली राधा जो है कृष्णन के? बहुत ही अच्छा बेहतरीन यहाँ पे MCQs है। हमारे देश का जो संविधान है वो इनमें से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? ये बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में। ओके, इनका जो जन्म है कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर? MP, मध्य प्रदेश के
मऊ, मध्य प्रदेश के एक मऊ गांव में इनका जन्म होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और इन्होंने जितने भी यहाँ पे दलित समाज, जितने भी यहाँ पर महिलाएं जो आज शिक्षित है, एजुकेटेड है, हर एक जो है आपकी कास्ट की, वो इन्हीं के, ठीक है, थ्रू है। ओके। और भाई जितने भी निचली कास्ट थी वो, उनका भी यहाँ पे इन्होंने बहुत ही निर्माण किया है, बहुत अच्छा जो है इनको ग्रो किया है, डेवलप किया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और ये एक ऐसे यहाँ पर व्यक्ति माने जाते हैं, एक ऐसा इनका व्यक्तित्व है, परसेंटेज जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट, एकदम ग्रेट। यहाँ पे अगर हम किसी को कहें अपने इंडिया में सबसे ग्रेट जो यहाँ पे पर्सन है वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, चलो नेक्स्ट यहाँ पर है 4 क्वेश्चन। पौधों के लिए किए जाने वाले, एक मिनट, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार करना है। पौधों के लिए देखो, पौधों के बारे में कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, फिर विचार करना है। पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। ऑप्शन है केवल ए और बी सही है, केवल सी और डी सही है, केवल बी और सी डी सही है, केवल ए सी और डी सही है। पौधों, देखो पौधे जो होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, पौधों के बारे में अगर बात करें, पौधों के लिए किए जाने वाले, तो पौधा जो जड़ है नीचे, वह क्या होता है, पौधे को सहारा, जड़ पौधे को सहारा प्रदान करता है। अब जड़ है नीचे, अगर जड़ ही नहीं होगी तो पौधा कैसे खड़ा होगा, नहीं ना। अगर जो मानव है उसके पैर ही नहीं होगे तो कैसे चले फिरेगा, नहीं, है ना। तो इसी तरह अगर पौधे पर जड़ नहीं होगी तो कैसे चले फिरेगा, ठीक है। ह्यूमस प्रदान नहीं करना, बल्कि यह खुद हमें भोजन संचित भंडार देते हैं। हम इन्हें भोजन नहीं देते हैं, हमें ये खुद देते हैं, इसलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है। भोजन संचित भंडार, पौधे, पेड़ पौधे जितने हम ये खाना पीना करते हैं, सब कहाँ से, पौधे तो हमें देते हैं। आप कोई सी भी सब्जी उगाते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे अनाज, गेहूँ, चावल, धान, है ना, हर एक प्रकार की खेती करते हैं, तो वो पौधा ही तो होता है आपका। पानी और खनिजों को अवशोषित करना, हाँ बिल्कुल, पेड़ पौधे आपस में पानी और खनिजों को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। एक मिनट, एक मिनट रुको। ओके, हाँ सॉरी भाई थोड़ा, ठीक है। चलो, तो पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार करना है, तो सही आंसर यहाँ पे ए, सी और डी होगा, ए और सी, डी, ठीक है। 4 ऑप्शन हमारा राइट है, बी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनना है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में, लौह जो तत्व है वो प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। इनमें से ऐसा कौन सा समूह है, ठीक है। तो गुड़, आंवला, देखो टमाटर यहाँ पे इसमें नहीं होगा, गुड़ में भी है, आंवला में भी, आंवला, पालक, गुड़ है, आंवला है, बंद गोभी में नहीं है टमाटर, बंद गोभी, आंवला, पालक, आंवले में भी है, पालक में भी, लेकिन बंद गोभी में इतना नहीं है। हाँ, आंवला, पालक और गुड़, ये है जो आपके यहाँ पर खाद्य पदार्थ के समूह है। इनमें सबसे ज़्यादा लौह तत्व की मात्रा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा, आंवला में भी, पालक में भी और गुड़ में भी। इसलिए यहाँ पर हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल बेस्ट होगा। और ये क्वेश्चन आपका सीटेट में आया हुआ है, इसलिए इसमें थोड़ा प्रिपेयर रहना, ठीक है। जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही मैं आपको करा रही हूँ। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है, देखो, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी पर वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। फाख्ता कौवा मोर है, बाज कबूतर तोता है, कौवा चील बुलबुल है, या फिर बाज चील या फिर गिद्ध है। ओके, तो इनमें से पक्षियों का वह समूह हमें चुनना है जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में, हमारे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी पर, ठीक है, वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य हैं। तो यहाँ पर हमें उन पक्षियों का समूह चुनना है जो कि मानव से भी 4 गुनी अधिक दूरी पर वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। ओके, अपने से भी 4 गुनी अधिक दूरी पर। सो सही यहाँ पे आंसर क्या होगा, बाज, चील और गिद्ध। और जो मानव से 6 गुनी अधिक दूरी तक देखता है वो कौन है, यहाँ पर आपका शेर। कौन है, वह है
शेर यहाँ पर। ओके, ये जो होता है ना मानव की तुलना में 6 गुनी अधिक दूरी तक दिखता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विलेजर्स बिल्ड देयर शॉपिंग roofed wooden houses on strong bamboo poles at a height of 3 to 5 meters from the ground। नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखें। इसके लिए एक ट्रिक है, अगर क्वेश्चन में आए ना कि बांस के खंभों पर बने घर हैं, बस ये बांस बनाए, तो आपको और कुछ नहीं करना, बस आपको लगा देना है असम सही आंसर होगा। असम जो यहाँ पे राज्य है ना, असम राज्य, ठीक है। यहाँ पे ग्रामीण जो लोग हैं अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत, ये असम में बांस के खंभों पर, ठीक है, और धरती से वह 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं अपने घरों को। तो यह है असम के रहने वाले। देन यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा यहाँ पर, असम स्टेट, असम जो राज्य है। क्यों बनाते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा होती है ना काफ़ी अधिक देखने को मिलती है, इस वजह से यहाँ पर ये बांस के खंभों से घर बनाते हैं, है ना। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रम से हैं। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा मैप से यहाँ पे दिखाई के बना करके, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर है क्या? दिल्ली, और यहाँ पर है गुजरात, गांधीनगर ऐसे, और यहाँ पे बिहार की राजधानी पटना, बिहार यहाँ पर है पटना। ओके, तो इस माध्यम से ऐसे, और ये राउंड है, तो ये जो राउंड है ना इधर, ये आपका आएगा यहाँ पे, देखो ये जो राउंड आ रहा है ना, ये इधर, तो ये आ जाएगा आपका दक्षिण और पश्चिम में, और ये वाला जो राउंड है, ये वाला राउंड, ये भी आ जाएगा आपका दक्षिण और पूर्व में। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो दिशा है, देखो भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है? दिल्ली की स्थिति है। इसके सापेक्ष गांधीनगर गुजरात राज्य की कैपिटल है, गांधीनगर यहाँ पे आएगा। फिर इसके सापेक्ष बिहार की राजधानी, ठीक है, पटना, फिर बिहार यहाँ पर है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, इधर यहाँ पे बिहार है, इसकी राजधानी बिहार की पटना यहाँ पे आएगी। तो इस माध्यम से इसकी जो डायरेक्शन ये होगी, ये ऐसे एबो ये और ये, ठीक है। तो इसकी दिशा होगी आपकी दक्षिण से पश्चिम होगी, और ये दक्षिण से पूर्व हो जाएगी। इसलिए सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? सेकंड होगा। बताइए समझ आया कि नहीं आया? आप मुझे थोड़ा ओके समझ आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ में प्रयोग किए और पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। सो यहाँ पे डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन ने, या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जॉर्ज मेस्टल ने, या फिर चार्ल्स डार्विन ने। तो इनमें से किसने मटर के पौधों पर, देखो किसने मटर के पौधों के साथ में प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि जोड़ियों में पाए जाते हैं। मटर आपने देखा है, जो मटर होता है ना, मटर जॉइंट सा होता है ना, बीच में एक ऐसे लाइन से होती है थोड़ी, है ना, तो उसे ही कह रहे हैं कि पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़े में पाए जाते हैं, जैसे चिकने, खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले, हरे, इस तरह के होते हैं। तो यह यहाँ पर कहते हैं कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये कहते हैं भाई जैसे कि देखो एक बच्चे का जन्म होता है, बर्थ होता है, कैसे एक अपनी माँ के गर्भ में ठहरता है उस माध्यम से, तो इसी माध्यम से जैसे पेड़ पौधे होते हैं, इनका भी कैसे किस तरह जो है ये बड़े होते हैं, लगाते हैं, है ना, कैसे इनका विकास होता है, वही चीज़ दर्शाते हैं कौन? जॉन यहाँ पे मेंडल। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है, बेहतरीन मस्त क्वेश्चन यहाँ पर है।
निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करते हैं। 6 यहाँ पर क्या है? थीम है। 6 थीम। आवास है, पानी, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, है ना, भोजन है। 5 एक और है यहाँ पे, आवास, पानी, चीज़ें जो हम बनाते हैं करते हैं, भोजन है, और एक और है यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी 5 क्या होती है? थीम है। और सॉरी देखिए 6 थीमों में से 6 विषयों में से एक है, 6 है हाँ यहाँ पे। ठीक है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलो आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए, यह हमें यहाँ पे बताना है। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचि और संबंधों की आदि की पहचान करना। नीचे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ए बी सही है, सी डी सही है, ए बी सी सही है, या फिर ए सी और डी सही है। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए, देखो यहाँ पे ये बताना है। जब हम बालकों को पढ़ाते हैं तो उस माध्यम क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं और क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, तो मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान कर, मुख्य रूप से जो समस्याग्रस्त स्थिति है उसकी पहचान करना, ये उपाख्यान अभिलेख का काम नहीं है। निर्णय वाले कथनों को लिखना, जो निर्णय लेने हैं उन्हें कथनों को लिखना। ठीक है, ओके। सो ये यहाँ पर रॉन्ग है, ए और बी, इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन ए सही होगा। यानी कि मजबूती और कमजोरी की, हाँ, उपाख्यान अभिलेखों का कार्य होता है मजबूती और कमजोरी की पहचान करना। अगर हम उसे कुछ भी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और भाई देखो हर एक बालक को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत फिर तो होती है, कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी, उसकी कमजोरी की पहचान। ठीक है, बच्चों की रुचि और संबंध आदि की पहचान, बच्चों की क्या क्या रुचि है उसी के तो आधार पर हम देखते हैं। अब ये थोड़ा है ना कि भाई अगर बच्चा 1st क्लास का है तो हम उसे 5 क्लास वाला लेवल पढ़ाएंगे, फिर अगर 5 क्लास का है तो हम उसे 8 क्लास का लेवल पढ़ाएंगे, 8 क्लास का है तो 10th क्लास का। नहीं, उसकी कैपेसिटी, क्षमता, उसकी रुचि, उसके संबंध, रिलेशन से क्या है, क्या हर एक चीज़ प्रिपेयर यहाँ पे करेंगे, उसी के आधार पर यहाँ पर हम उसे शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, लेकिन ए और बी इसका यहाँ पर जो है ये आपका कथन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग रखेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों को प्रबंध करेंगे, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एकीकृत एक समावेशी कक्षा है, तो उसके लिए आप एक बेस्ट टीचर है, उसके लिए अपनी क्लास के लिए कैसे योजना बनाएंगे? देखो आप कुछ भी पढ़ाते हैं, आपका क्या सब्जेक्ट है, आप क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे सोचेंगे, जानकारी लेंगे, निर्णय लोगे उस पर, और सोचना तभी तो उस माध्यम को देखेंगे क्या पढ़ाना है क्या नहीं। ऐसे थोड़ा ही नहीं कि हम बस कुछ भी, अब देखो मैं आपको पढ़ाऊंगी उससे पहले मैं क्वेश्चंस को देखूंगी, हाँ ये सीटेट लेवल क्या है कि नहीं। ऐसे तो ईवीएस का जो पोर्शन होता है इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। अब क्या हमारे लिए ईवीएस का जो पोर्शन है बहुत लेंथी है, लेकिन ईवीएस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वही तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो उसके लिए मैं योजना बनाऊंगी, क्वेश्चन को ढूंढूंगी, देखूंगी, लिखूंगी, टाइप करूंगी, सीटेट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, है ना। तो इस माध्यम से अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग टीचर्स रखेंगे, नहीं भाई, या फिर पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग टीचर्स रखेंगे, जबकि एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। हाँ, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे जिससे कि हम सारी चीज़ें सीखें। अब देखो अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के साथ साथ में हम थोड़ा इंग्लिश भी बोल लेते हैं, और थोड़ा अगर हम हिंदी पढ़ाते वक्त थोड़ा हम संस्कृत भी बता दे तो भी बेस्ट होगा। अब जैसे यहाँ पे अगर हम मैथ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैथ के सम्स कर रहे हैं, तो उसमें जो है हम थोड़ा हिंदी से बताएंगे, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स का यूज़ करेंगे, इस माध्यम से बताएंगे, है ना। यानी कि हम एक सब्जेक्ट्स में अलग अलग भिन्न भिन्न जो है यहाँ पे सब्जेक्ट्स भिन्न भिन्न लैंग्वेज का यूज़ करके आपको बता रहे हैं, तो वो चीज़ आपको अच्छी भी लगती है, पढ़ने में भी इंजॉय आता है और आप अच्छी रुचि भी लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना,
अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, पहचान की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। सही यहाँ पे आंसर्स क्या होगा? पुनीत ने अपनी कक्षा 5 में शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत एक टीचर है, अपने बच्चों को यहाँ पे, ठीक है, क्लास 5 के स्टूडेंट्स हैं, मानव शरीर की एक संरचना समझा रहे हैं। तो यहाँ पर वो पहले भोजन क्या होता है क्या नहीं, इस विषय को पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र है ना, उसे बनाने को कहा कि भाई पाचन तंत्र बना के दिखाओ, पाचन तंत्र कैसे बनता है, क्या होता है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें। तो इसमें पुनीत क्या करना चाहता है, वो बच्चों का नामांकित नहीं कर रहा है और बच्चों को वो यहाँ पे अच्छे ड्राइंग कौशलों के लिए पहचान भी नहीं कर रहे हैं, उनका मूल्यांकन नहीं, ऐसे तुलना वगैरह नहीं करनी है, बल्कि सही आंसर ऑप्शन भी हो, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम क्लास के टीचर हैं बेस्ट यहाँ पे, और हमारे पास में क्लास है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अलग अलग व्यक्ति भिन्नता वाले बच्चे हैं, बालक हैं, तो हम उन्हें यहाँ पे अगर पाचन तंत्र बनाने के लिए देंगे तो हर एक बच्चे के हमें दिमाग का, उनकी क्षमता का पता चलेगा, रुचियों का भी, और साथ ही साथ में और हमें ये भी पता चलेगा कि हाँ बालक कैसे बनाता है कैसे नहीं, क्या जानकारी है, क्या ये पाचन तंत्र जानता है नहीं भी जानता है। हर बच्चे अपने अपने विचार देंगे, अपने अपने विचारों के आधार पर बताएंगे, बनाएंगे, तो इससे जो है एक टीचर्स को ये भी अनुभव होगा कि हाँ भाई बालक कितना सीख रहे हैं, कितना नहीं सीख रहे हैं। सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। चलो नेक्स्ट यहाँ पे और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? क्या सही नहीं है वो बताना है। रचनात्मक आकलन के लिए क्या सही नहीं है? रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाती है। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में हेल्प करता है। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। तो भैया रचनात्मक आकलन के संबंध में क्या सही नहीं है ये बताना है। देखो रचनात्मक जो आकलन है यहाँ पर असेसमेंट आपका, ओके, फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है इसके बारे में क्या देखो, जो रचनात्मक आकलन होता है इसके माध्यम से हम बालकों को उनकी रुचि क्षमता उसके आधार पर ही पढ़ाते हैं, इससे बालकों का सबका सही विचार हो, विकास हो, और जब हम पढ़ाते हैं तभी हम यहाँ पर उसकी क्या क्या कमजोरी है, क्या उसे समझ नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत फील हो रही है, सारी चीज़ें हम उसे बताते हैं, समझाते हैं। दोबारा भी कितनी बार पूछे, असेसमेंट कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए कि रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में, रिपोर्ट जो कार्ड होता है उसके प्रत्येक तीसरे महीने में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, नहीं। ये आपका एबो प्रत्येक दिन होता है। अगर हम शिक्षण गतिविधि करा रहे हैं, ओके, तो उसमें अगर बालक को कोई गलती फील होगी तो हम ये कहेंगे नहीं भाई 3 महीने के बाद पूछो मुझसे आके, मैं नहीं बताऊंगा भाई, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, गलत है भैया। अब पढ़ा तो हम अब रहे हैं, बालक को अब दिक्कत हो रही है तो अभी तो बताएंगे ना, एकदम तुरंत ही मूल्यांकन करेंगे, तुरंत ही असेसमेंट देंगे, आकलन करेंगे बालक का। अब ये थोड़ा है कि 3 महीने बाद कहेंगे, 6 महीने बाद, या नहीं भाई पूरी परीक्षा हो जाएगी ना तब बताएंगे, ठीक है। तब पूछ के क्या करेगा बताओ, ओके। इसलिए सही आंसर ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, ये रॉन्ग होगा यहाँ पे, ओके। चलो तो यहाँ पे फिनिश हुआ हमारा सेशन। आप बताइए सेशन यहाँ पे कैसा लगा? आई होप आपको बेस्ट लगा होगा। लास्ट में कुछ क्वेरी है, लाइक शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब की। सेशन अच्छा लगता है, कंटिन्यूटी आप हमारे साथ में बनना जो है चाहते हैं और यहाँ पर हमारे साथ में क्लास जो लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। कंटिन्यू अगर आपको भी यहाँ पर हमारे साथ में प्रिपरेशन करनी है बेस्ट एकदम मस्त तरीके से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे फ्रेंड्स, दोस्त, भाई बहन। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार। ओके।